हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है और आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1600। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। यानी 1600 में जो एलिजाबेथ है महारानी, उनको किसका व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिला। दीवानी अधिकार का अर्थ क्या होता है? ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल राजस्व और नागरिक न्याय का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्व और नागरिकों के न्याय का अधिकार इनको प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो भारतीय संविधान की आवश्यकता का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो संविधान सभा की जो आवश्यकता है उसका सुझाव किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने ये बताया कि हमें भारतीय संविधान की कितनी आवश्यकता और हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस क्रिया को निपटान का अधिनियम कहा जाता है? तो किस क्रिया को कहा जाता है? 1781 में जो संशोधन अधिनियम बनाया गया उसे निपटान का अधिनियम भी कहा जाता है। संशोधन जो कि किसी भी कानून में कुछ नया लाने के लिए या उसमें चेंजेस लाने के लिए जो परिवर्तन होते हैं उसको संविधान संशोधन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। और दूसरा क्या कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामले में और इसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपका डी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो 1833 का चार्टर अधिनियम है वो ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक कदम उठाया गया था अंतिम रूप में। ठीक है, जहां पे संपूर्ण शक्ति किसी एक में केंद्रित होती है वहां पे केंद्रीकरण की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इस अधिनियम ने बॉम्बे, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हर प्रकार के कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। ठीक है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम या आखिरी गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो जो हमने पहले पढ़ा लॉर्ड कैनिंग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के पहले वायसराय बनाए गए थे। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गतिविधि में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और कार्यकारी यानी कानूनी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया? तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है इसके तहत विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग किया गया, मतलब जो कानूनी कार्य होंगे और परिषद के कार्य होंगे उनको अलग अलग तरीके से। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन चार्टर्ड एक्ट 1853 की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? इसने कंपनी के वाणिज्य निकाय है ना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि लॉर्ड मैकाले जो हैं, तो मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई थी। इसका संबंध किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1854 में नियुक्त की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा, जिसे मैकाले समिति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय जो है कानून उसको बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके तहत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने का पहला प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? विकेंद्रीकरण जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है, ऐसी प्रक्रिया से हमारा यहाँ पे शक्तियां बंट जाती हैं। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, इसके तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस वर्ष लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की थी? तो किस वर्ष की थी? 1859 में पोर्टफोलियो नामक प्रणाली की स्थापना की थी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, जो कि भारत के वायसराय कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था? तो किसने दिया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था, उसने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अधिनियम विधान परिषद की बजट की चर्चा का अधिकार देता है? तो जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, वो विधान परिषद में जो है वो बजट की चर्चा का अधिकार देता है, यानी विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनाव के उपयोग का सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सांप्रदायिक पुरस्कार जनक के लिए जाना जाता है? तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेमसे मैकडोनाल्ड जो हैं, इन्हें सांप्रदायिक पुरस्कार के जनक के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम ने प्रांतीय विधान परिषद को गैर बहुमत की अनुमति दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो अधिनियम 1919, यानी मार्ले मिंटे अधिनियम 1919 में जो विधान परिषद की गैर सरकारी बहुमत की अनुमति है वो देता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले भारतीय कहे जाते हैं जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की थी? तो मार्ले मिंटे अधिनियम 1909 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो कि सांप्रदायिक आधार पर थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने शासन की दोहरी या योजना या द्वैध शासन की शुरुआत की? द्वैध शासन का आशय किससे है? द्वैध शासन का आशय है दोहरे शासन से। ठीक है, द्वैध शासन यानी दोहरा शासन। ठीक है, तो दोहरा शासन जो है वो आपका कहाँ पे है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पहले द्विसदनीयता यानी उच्च और निम्न सदन प्रत्यक्ष और लोकसभा की शुरुआत की थी, चुनाव की? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उच्च या निचला सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सीमित मताधिकार का अधिकार नहीं देता? तो आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर। जो जेंडर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो लिंग संबंधी है। अधिनियम 1919 के तहत मताधिकार का आधार नहीं था।
क्योंकि लिंग के आधार पर मताधिकार देने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया था। प्रत्येक भारत में रहने वाला नागरिक मताधिकार का अधिकारी है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो। अगला प्रश्न है, भारत जो है लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, किस गतिविधि ने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया था? तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके तहत पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे वैधानिक आयोग के रूप में जाना जाता है? तो साइमन कमीशन, आपको पता होगा साइमन कमीशन भारत आया था, है ना, तो इसे वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव साइमन कमीशन द्वारा नहीं दिया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को बंद करना, ये जो है साइमन कमीशन द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी प्रांतों में जिम्मेदार सरकार हो ऐसा बताया गया। द्वैध शासन के उन्मूलन की बात कही गई और ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ की स्थापना की बात कही गई, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं रामसे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 3 अनुसूचियां थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। प्रांतीय सूची को हम राज्य सूची भी कहते हैं, जिसमें संघीय सूची में कितने विषय थे? 59 विषय। ठीक है, संघीय सूची में 59 विषय का प्रावधान था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति दी गई थी, तो किसे दी गई थी? वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि भारत में 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा ब्रिटिश शासन। अगला प्रश्न हमारा, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तारीख को एक योजना लागू की जिसे माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का विभाजन किया गया था। माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत सर में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया? तो क्या है आंसर? जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है ये भी नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1909 ये भी नहीं है, और 1919 भी नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर पैंथिक लॉरेंस जो हैं उन्होंने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में निम्न में से किस अधिनियम ने कॉर्पोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम ने वायसराय के अधिकार को मजबूत किया था। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना का आधार क्या है? तो माउंटबेटन योजना का आधार है देश का विभाजन, जिसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस
की व्यवस्था बनाई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1919 का अधिनियम। इसके अंतर्गत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।